हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बहुत डिटेल में बात कर ली है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि हम लोग बात करने वाले बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वीडियो नहीं देखा है, उस पर आपका कमांड नहीं है, तो जरूर जाकर उसे विजिट कर लीजिए। यहां पर आपको यहीं कहीं पर दरअसल में आई बटन आ रहा होगा, वहां पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप यूट्यूब सर्च बार में जाकर डालिए दरअसल में सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्लेलिस्ट बाय केमिस्ट्री कक्षा, जो कि ये चैनल है, जो कि आपका चैनल है, जहां पर आपको केमिस्ट्री के बहुत ही गजब वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे, जहां पर आप बोर्ड्स जेई नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं बड़े आराम से इनके थ्रू। तो वहां पर आपको उस प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जरूर देख लीजिए। चलो, इनफ ऑफ द प्रमोशन, फटाफट अपना डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। देखो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट को समझना है। और कई बच्चों को ना मिसकंसेप्शन होता है कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड बॉइल होता है। दरअसल में ये बात सही है, लेकिन फंडामेंटल लेवल पे साइंटिफिकली पूरी तरह से सही नहीं है। एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट, जब हम ये बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे कोई लिक्विड बॉइल होता है, तो कई बार इससे गलतफहमी हमें ये हो जाती है कि किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये हमेशा फिक्स होगा। जैसे अगर मैं आपसे अभी सवाल पूछूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो आप बोलोगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कई लोगों को पता होता है, 100 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि आप गलत नहीं है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही भी नहीं है, क्योंकि इस बात से हमें एक कॉमन इंट्यूशन ये लगता है कि वाटर को अगर हमें बॉइल करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को लेकर जाओगे तभी वो बॉइल होगा। लेकिन लेट मी टेल यू, हम लोग वाटर को रूम टेम्परेचर पर भी बॉइल कर सकते हैं। देयर इज सर्टेन वे कि बिना वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाए, बिना उसको हीट दिए, बिना उसके आसपास आग लगाए, रूम टेम्परेचर पर ही हम लोग वाटर को बॉइल कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी हमें थोड़ी सी रॉन्ग डेफिनेशन या रॉन्ग आइडिया हम लोगों ने उसका अभी तक ले रखा था, इसलिए हम ये समझ नहीं पा रहे थे। तो वही आइडिया मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताने वाला हूं। तो अगर हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट का लेना देना एक्चुअल में लिक्विड के वेपर प्रेशर से होता है। और क्योंकि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसीलिए कई बार हम ना टेम्परेचर पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं और वेपर प्रेशर पे नहीं। जबकि बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं बल्कि फंडामेंटल लेवल पे वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। अब सुनना मेरी बात, हमें एक सिंपल सी बात पता है, जैसे जैसे हम लोग लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी लिक्विड को हीट करेंगे, तो वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे यहां पर देखो, ये वाटर है जो अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा है। हमने इस वाटर के अंदर एक थर्मामीटर डिप कर रखा है। इस थर्मामीटर की जो रीडिंग है वो यहां पर आपको दिखेगी, जूम करके दिखाया गया ताकि आप आराम से इस रीडिंग को देख पाओ। हम लोग अभी 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को हीट करेंगे, तो आप देखना जब हीट करेंगे तो क्या होगा। हीट करने पर आपका आइडिया बिल्कुल सही है, आपको ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। पर आपको एक बात याद भी रखनी है कि दरअसल में जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। और क्योंकि इस पर्टिकुलर हमने वाटर को रखा हुआ है अपने रूम में सराउंडिंग्स में, तो इसके ऊपर जो सराउंडिंग है वो प्रेशर लगा रही होगी, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा होगा। यानी लगभग कितना प्रेशर लग रहा होगा, 1 atm। तो इस वाटर के ऊपर 1 atm का प्रेशर लग रहा है जो सराउंडिंग लगा रही है। इसीलिए वो प्रेशर वाटर के पार्टिकल्स को गैस में कन्वर्ट अभी होने से रोक रहा है। तो जब तक गैस के पार्टिकल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी ना हो जाए कि वो इस ऊपर से लगने वाले प्रेशर को ओवरकम कर दे, तब तक ये लिक्विड इवेपोरेट नहीं होगा। तो इसका मतलब है, अगर मुझे इस लिक्विड को इवेपोरेट करना है, गैस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा करनी होगी कि ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर को ओवरकम कर पाए। यानी कम से कम मुझे इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी जिसकी वजह से वेपर प्रेशर इस लिक्विड का सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर हो जाए। इसीलिए लिक्विड का जब बॉइलिंग पॉइंट हम डिफाइन करते हैं तो वेपर प्रेशर के टर्म में करते हैं, और वो डेफिनेशन प्रॉपर्ली यहां पर आपके सामने लिखी हुई है। तो डेफिनेशन में आपको क्लियरली मेंशन है कि दरअसल में बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग्स, सराउंडिंग जो प्रेशर लिक्विड के ऊपर एक्सर्ट कर रही हैं वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बिल्कुल बराबर हो जाए। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर उसकी सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो लिक्विड बॉइल करने लगेगा, और ऐसा जिस टेम्परेचर पर होगा उस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉइल करने लगेगा। यानी दरअसल में लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का लेना देना बहुत ज्यादा सराउंडिंग के प्रेशर से भी है। सराउंडिंग अगर लिक्विड के ऊपर कम प्रेशर लगाएगी तो कम टेम्परेचर पर ही लिक्विड का वेपर प्रेशर सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो कम टेम्परेचर पर ही लिक्विड बॉइल करने लगेगा। इसलिए मैंने आपको ये बात बोली थी कि लिक्विड रूम टेम्परेचर पर भी बॉइल हो सकता है। जैसे अगर आप देखना चाहते हो तो मैं बिना हीट करे रूम एक्चुअल में
किसी लिक्विड को बॉईल कर सकता हूं, वाटर को बॉईल करके दिखाऊंगा। तो एक बार वाटर को बॉइलिंग हीट करके देखेंगे और एक बार वाटर की बॉइलिंग बिना हीट करे देखेंगे। तो जैसे यहां पर देखेगा इस वीडियो में हम लोग, वाटर अभी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, हमने वाटर को हीट देना स्टार्ट करी तो वाटर का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा, अभी 20 हो गया है, 20 से धीरे धीरे 40 पहुंचेगा और हीट देते जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और एक बात याद रखना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, यानी इसके पार्टिकल के पास इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ रही है कि वो ऊपर से पड़ने वाले एटमॉस्फेयर के प्रेशर को ओवरकम कर सकती है। और जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, देखो हीट हम अभी भी दे रहे हैं पर टेम्परेचर अब बढ़ना बंद हो गया है और अब लिक्विड सिर्फ क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है। बॉईल कैसे हो रहा है, कैसे पहचान रहे हैं हम लोग, ये बबल्स बनना स्टार्ट हो गया लिक्विड के अंदर। आपको एक बात बता दूं, लिक्विड के अंदर जब बबल बनना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ जाना लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। तो यहां पे लिक्विड बॉईल हो रहा है और यहां पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। और एक बात नोटिस करो, जब कोई लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लेता है, यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लग जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट हो जाता है। हम हीट अभी भी दे रहे हैं पर टेम्परेचर अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। तो एक बात देखना, जब कभी भी फिजिकल स्टेट चेंज होती है लिक्विड से गैस में, तो ये एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पर होती है, जबकि हम सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड कर रहे होंगे बट टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पहली बात। लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज कर दें तो ये जो लिक्विड है ये बहुत लो टेम्परेचर पर भी और बहुत हाई टेम्परेचर पर भी बॉईल हो सकता है। वैसे वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बाय डिफॉल्ट 100 डिग्री सेल्सियस है। जब हम ये बात बोलते हैं वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब हम बात करते हैं अगर हमने वाटर को रूम टेम्परेचर पे हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा हो। पर जैसे मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग का लेना देना सराउंडिंग के प्रेशर से है और सराउंडिंग के प्रेशर को घटा बढ़ाकर हम लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं किसी लिक्विड को रूम टेम्परेचर पर भी बॉईल कर सकता हूं, इंटरेस्ट भी बिना हीट करे भी बॉईल कर सकता हूं। तो वो पर्टिकुलर आइडिया हम लोग इस वीडियो से देखेंगे। अपना पूरा फोकस यहां पे रखिएगा। देखिएगा इस सिस्टम में क्या है, हमारे पास एक सिरिंज है मोटी सी, ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने पानी भर रखा है और सिरिंज का प्लंजर जस्ट पानी के ऊपर है। तो अभी यहां पर प्लंजर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस पानी के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये पानी अभी लिक्विड फॉर्म में हमें मिल रहा है, ये वाटर अभी लिक्विड फॉर्म में है। और अगर ये रूम में हमने इस सिरिंज को ले रखा है, इस पानी को ले रखा है, तो यानी ये जो वाटर है खुद अपने आप रूम टेम्परेचर के आसपास ही होगा। अब जरा नोटिस करिएगा, मैं बस एक छोटा सा काम करूंगा, प्लंजर को खींचूंगा। देखो प्लंजर को खींचते ही देखो वाटर बॉईल होने लगा। प्लंजर को खींचते ही आपको दिख रहा होगा वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो गया। आप नोटिस करो बॉईल हो रहा है, कैसे स्टार्ट हो गया, हमें कैसे पता, देखो बबल्स बनना स्टार्ट हो गए। मैंने अभी आपको एक बात बताया था, किसी भी लिक्विड में अगर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो ये इस बात की पहचान होती है कि ये लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। तो देखो वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, पर नोटिस करो ना तो हमने वाटर को हीट दी, ठीक है, और वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पर है, भाई रूम टेम्परेचर पर है, यानी हमने वाटर को रूम टेम्परेचर पे बॉईल कर दिया। कैसे कर दिया, उसके लिए बस हमने प्लंजर को खींचा। तो प्लंजर को खींचने से वाटर बॉईल कैसे होने लगा, तो आई एम प्रीटी श्योर आइडिया आपको पकड़ में आ रहा होगा। जैसे हमने प्लंजर खींचा तो इस वाटर की लेवल के ऊपर वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम का मतलब है अब वाटर की सरफेस के ऊपर कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा, और अगर वाटर की सरफेस के ऊपर कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा तो वाटर के पार्टिकल्स के पास रूम टेम्परेचर पर भी तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। यानी वाटर की सरफेस के ऊपर अब कुछ भी वैक्यूम है, मतलब कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है यहां पर, यानी इसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा, पर वाटर के पार्टिकल के पास खुद तो काइनेटिक एनर्जी है, खुद तो इस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर वाटर का अपना वेपर प्रेशर है। तो वाटर का वेपर प्रेशर अब वाटर की सरफेस के ऊपर जो सराउंडिंग प्रेशर लगा रही है उससे ज्यादा है। वाटर की सरफेस के ऊपर सराउंडिंग कितना प्रेशर लगा रही है, 0, और वाटर का उस टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर आएगा। वेपर प्रेशर का मतलब है वाटर के पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वाटर के पार्टिकल्स को दबाकर रखने वाला कोई प्रेशर नहीं है, सराउंडिंग प्रेशर है ही नहीं, लेकिन वाटर के पार्टिकल के पास खुद तो काइनेटिक एनर्जी है, तो वो पार्टिकल्स अब तुरंत क्या हो सकते हैं, गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसीलिए ये पार्टिकल तुरंत गैस में कन्वर्ट हो गए। तो आई होप आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ रही है कि दरअसल में बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का सराउंडिंग के प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, और जैसे ही सराउंडिंग का प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो लिक्विड बॉईल होने लगेगा। तो एक बात समझो, अगर मान लो सराउंडिंग का वेपर प्रेशर यहां पर है और लिक्विड का वेपर प्रेशर यहां पर है, यानी सराउंडिंग का वेपर प्रेशर मान लो 1 atm है पर लिक्विड अभी 0.5 atm पर है, तो क्या लिक्विड बॉईल होगा? बिल्कुल नहीं। हमें इस लिक्विड को बॉईल करने के लिए इसके 0.5 atm प्रेशर को 1 atm तक लाना होगा। अब लिक्विड के 0.5 वेपर प्रेशर को 1 atm तक कैसे लाएं?
तो हमें एक बात पता है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लिक्विड को हीट करोगे आप। तो लिक्विड को जैसे जैसे हम लोग हीट करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर तो प्रेशर हमने कम करा था, मान लो प्रेशर कम ना करे, प्रेशर 1 atm ही रखे, तो हमें इस लिक्विड के वेपर प्रेशर को 0.5 से 1 लाने के लिए हीट करना पड़ेगा। जैसा इस केस में था, इस केस में तो परमानेंट लिक्विड के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा था, 1 atm, और नॉर्मल वाटर का जो प्रेशर होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, वो 1 atm नहीं होता। तो हमें वाटर के वेपर प्रेशर को 1 atm तक पहुंचाने के लिए हीट करना पड़ा। हीट करते करते जब टेम्परेचर 100 डिग्री ले गए, तो एक बात याद रखो, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर 1 atm होता है। तो सराउंडिंग वाटर के ऊपर प्रेशर लगा रही थी 1 atm, और जैसे ही वाटर का टेम्परेचर बढ़ते 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 100 हुआ, तो वाटर का वेपर प्रेशर भी 1 atm हो गया। तो दोनों प्रेशर मैच कर गए, और जिस टेम्परेचर पे दोनों प्रेशर मैच करेंगे, उस टेम्परेचर को ही हम लोग सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो आई एम प्रीटी मच श्योर बॉइलिंग पॉइंट का क्लियर आइडिया आपको समझ में आया कि बॉइलिंग पॉइंट का लेना देना एक्चुअल में सराउंडिंग के प्रेशर से होता है, और सराउंडिंग का प्रेशर जब वेपर प्रेशर के बराबर होगा तभी लिक्विड बॉइल होगा। और अगर ये बात क्लियर है, तो अब हम लोग ना बात कर सकते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की। कैसे कर सकते हैं? तो आपको बस एक छोटी चीज मेरे भाई रिकॉल करनी है। हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि किसी भी लिक्विड में अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, when we add non-volatile solute, when we add non-volatile solute, non-volatile solute का मतलब है ऐसा solute जो आसानी से evaporate नहीं होता। when we add non-volatile solute in a solvent, किसी भी solvent में अगर हम लोग एक non-volatile solute ऐड करें, तो ये solvent अपना vapor pressure reduce कर लेता है, then vapor pressure of solvent reduces। और हमें एक बात पता है कि किसी भी लिक्विड को बॉईल करने के लिए हमें लिक्विड के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना पड़ेगा, तभी लिक्विड बॉईल होगा। ठीक है, तो ये बात हमें पता चल गई। किसी भी सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम ऐड कर दे, तो सॉल्वेंट का या जो सोल्यूशन बन रहा है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा। यानी जैसे मान लो अगर आपके पास वाटर है एक बीकर में, और सेम बीकर मतलब सेम बिल्कुल बराबर वाटर आपने दूसरे बीकर में लिया और उसमें आपने शुगर डाल दी, तो शुगर वाले वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर वाटर से कम आएगा। मतलब प्योर वाटर का मान लो अगर 7.7 atm आ रहा है, तो शुगर जिसमें आपने डाली उसका 0.5 atm आएगा। यानी दरअसल में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते ही, और जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। और क्योंकि वेपर प्रेशर और सराउंडिंग के प्रेशर का ही लेना देना दरअसल में बॉइलिंग पॉइंट से होता है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर डिस्टर्ब होगा, और वेपर प्रेशर के डिस्टर्ब होने पर बॉइलिंग पॉइंट डिस्टर्ब होगा, और बॉइलिंग पॉइंट इस केस में बढ़ता है। ये बात हम बात करेंगे क्यों बढ़ता है, और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने को ही हम लोग यहां पर बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलो इस बात को देख लेते हैं अच्छे से। इस बात को समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है दरअसल में इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा जरा यार, मैं पानी पी लूं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आइडिया आप लोगों को अभी तक तो समझ में आ गया है, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलो अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये ना अच्छा एक बात बता दूं मेरे भाई, आपकी प्रिपरेशन में मैं आपको बता दूं, अब ना यार कंटेंट पर एक्सेस बड़ी आसान हो गई है। ठीक है, ट्रस्ट मी, यूट्यूब पर अब आपकी प्रिपरेशन के लिए, चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सारा प्लेंटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल है। पर फिर भी कई सारे बच्चे इतना मटेरियल अवेलेबल होने के बावजूद भी वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन ये होता है कि अब ना कंटेंट इजीली एक्सेसिबल हो गया है, तो चीजें सबको सब कुछ अच्छे से पता चल गई हैं। तो अब आपको दूसरी और चीजों पे हार्डवर्क डालने की जरूरत है। जो बच्चे इन चीजों पे हार्डवर्क डाल रहे हैं वो डेफिनेटली आपसे कॉम्पिटिशन में आगे निकल रहे हैं। पहले एक जमाना था ना जब चीजें पता होने से ही काम चल जा रहा था, बच्चे जीत जा रहे थे, क्योंकि चीजों मतलब कंटेंट पर एक्सेस ना सारे बच्चों का नहीं था। तो वो बच्चे जिन्होंने कंटेंट ही अच्छे से पढ़ लिया है, जिन्हें चीजें ही अच्छे से पता चल गई हैं, वो अपने आप कंपटीशन में अपर हैंड रखते थे। अब कंटेंट सबके पास एक्सेसिबल है, पूरा पूरा बराबर बराबर सब कुछ आप पढ़ सकते हो। पर समस्या क्या है, फिर भी हम अगर कंपटीशन क्लियर नहीं कर पा रहे, तो कई बार उसके पीछे रीजन होता है ना, हम अपनी छोटी छोटी स्किल्स पे काम नहीं कर रहे। जैसे रीडिंग स्किल्स पर, रीडिंग स्किल्स का मतलब क्या है कि जो हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है, जो सिचुएशन हमें दी गई है, कई बार हम उसे प्रॉपर्ली रीड ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको रीडिंग स्किल पे अपना काम करना है। कंटेंट पे तो काम करते चलना है, लेकिन साथ में रीडिंग स्किल को भी इंप्रूव करना है। ऐसी ही एक दूसरी स्किल मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी स्किल है दरअसल में क्वेश्चन में दिए हुए फिगर, डेटा और जो कॉन्सेप्ट है, मतलब फिगर के फॉर्म में अगर कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो उस पर्टिकुलर फिगर से इंफॉर्मेशन बड़े अच्छे से एक्सट्रैक्ट करना। इस चीज पर भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी टीचिंग स्टाइल में बहुत बार
ऐसा करूंगा कि आपको फिगर से इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाती है, फिगर से इंफॉर्मेशन कैसे अंडरस्टैंड करते हो ये भी बताऊंगा। क्योंकि आप नोटिस करते हो कि कई बार ना आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, अगर आपने अभी तक, क्योंकि आप 12th में आ गए हो तो 11th में आपने कोई ना कोई एग्जाम तो दिए होंगे, ठीक है, टेस्ट पेपर दिए होंगे, कुछ ना कुछ और डिफरेंट टाइप के कोई ना कोई टेस्ट पेपर्स अगर आपने दिए हैं, टेस्ट पेपर दिए होंगे, टैलेंट एंड एग्जाम दिए होंगे, तो आपने देखा होगा कई बार फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उनसे इंफॉर्मेशन निकालने में बड़ी दिक्कत होती है कई बार हमें। तो इसीलिए अगर हमें कंपटीशन में अपर हैंड लेकर जाना है बाकी लोगों से, हमें कंपटीशन को और हाई करना है, तो हमें एक्चुअल में ये सारी स्किल्स भी सीखनी होगी। तो मैं अपनी टीचिंग स्टाइल में उनको धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करता रहूंगा ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। इसी तरह से मैंने एक चीज इनकॉर्पोरेट करी, यहाँ पर ये फिगर की हेल्प से हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझेंगे। अब ये फिगर दरअसल में ग्राफ है, ये ग्राफ टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में बना है। हमें बड़ी सिंपल सी भाषा में ये पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर में आगे हम लोग जाएंगे राइट की तरफ, तो वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यानी वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर में आगे जा रहे हैं, ये ऑरेंज कलर वाला ग्राफ क्या ऊपर की तरफ जा रहा है? इस ऑरेंज कलर वाले ग्राफ में अगर हम लोग आगे की तरफ जाएंगे तो ऊपर भी चलते चले जाएंगे, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। और इस बात को अगर आप डेटा से रीड करना चाहते हो तो आप ऐसे रीड कर सकते हो, जैसे मान लो यहां पर, एक मिनट दीजिएगा, जैसे मान लो यहां पर हमारा टेम्परेचर T1 है, यहां पे इस सॉल्वेंट का प्रेशर P1 है। अब यहां पे टेम्परेचर अगर T2 हो गया तो आपको पता है T1 से T2 बड़ा है, तो यहां पे प्रेशर P2 हो जाएगा, और P2 ऊपर अगर आ रहा है वाई एक्सिस में तो P2 की वैल्यू P1 से बड़ी आएगी। तो ये बात तो हमें दिख रही है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये बात हमने स्टैब्लिश कर ली है बहुत अच्छे से। अब एक बात समझिए, हम लोगों ने अभी एक बात स्टैब्लिश करी कि जैसे ही सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर होगा तो ये घटना जिस टेम्परेचर पर घटेगी उस टेम्परेचर को ही उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। मान लेते हैं हमारा जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm है, मान क्या लेते हैं, एज्यूम हम लेकर ही चलते हैं कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है या 1.013 बार है। तो ये प्रेशर की लाइन है, इस लाइन पर, इस ग्रीन कलर की लाइन पर हर जगह वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। आपको पता है एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन होती है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट फिक्स होता है। और क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट? ये वाई कोऑर्डिनेट वही होगा जहां पर ये वाई एक्सिस को कट कर रही होगी लाइन। तो ये ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन वाई एक्सिस को 1 atm पे कट कर रही है। इसका मतलब इस पूरी लाइन पर हर जगह पे प्रेशर 1 atm है। तो अब नोटिस करो, ये हमारे सॉल्वेंट का प्रेशर वाली लाइन इस ग्रीन कलर की लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रही है। ये हमारे लिए बड़ा स्पेशल पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमारे लिक्विड का या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यानी ये ऑरेंज कलर वाली लाइन जो वेपर प्रेशर को डिनोट कर रही थी, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी यहां पर 1 atm हो गया, और 1 atm ही सराउंडिंग का प्रेशर था। तो अगर सॉल्वेंट का प्रेशर सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर हो गया तो लिक्विड बॉयल होने लगेगा। और यह घटना जिस टेम्परेचर पे घटेगी, टेम्परेचर हमें मिलेगा एक्स एक्सिस में, तो यह घटना जिस टेम्परेचर पे घटेगी उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे हमारे सॉल्वेंट का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और यही बात देखो आपको फिगर में इंफॉर्मेशन में लिख कर भी दी गई है। फिगर में लिखी हुई यार इंफॉर्मेशन ना ऑब्जर्व करनी होती है। तो ये देखो, ये आपको दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये TB0 हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब मान लीजिए इसी सॉल्वेंट में मैंने डाल दिया एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते ही जो सोल्यूशन बनेगा, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर मैंने शुगर डाल दी, जैसे ही मैंने शुगर डाली इस शुगर का वेपर प्रेशर, इस शुगर वाले सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया तो उसका, भले चाहे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो, पर टेम्परेचर बढ़ाने पर तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा ही। हाँ, लेकिन सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं होगा, ये बात तो पक्की है, सॉल्वेंट से कम ही आएगा। तो अगर मैं सोल्यूशन के वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखो, सोल्यूशन के वेपर प्रेशर का ग्राफ हर बार ब्लू कलर से बनाकर दिखाया गया और सॉल्वेंट के ग्राफ के नीचे है। तो सॉल्वेंट के ग्राफ के नीचे बनाने का पर्पस क्या है? सॉल्वेंट के नीचे ये ग्राफ बनाने का पर्पस है आपको ये समझाना कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दरअसल में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब ये ग्रीन कलर वाली लाइन को कट करेगा, इसका मतलब है उस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी 1 atm हो गया और सराउंडिंग का प्रेशर भी 1 atm है। नॉर्मल प्रेशर सराउंडिंग का 1 atm ही लेते हैं। तो इसका मतलब है इस टेम्परेचर पर हमारा सॉल्वेंट क्या होने लगेगा? बॉयल होने लगेगा। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर हमारा सॉल्वेंट एक्चुअल में बॉयल होने लगेगा। कलर हम लोग ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर हमारा सोल्यूशन बॉयल होने लगेगा, और ये टेम्परेचर हमने लिया TB। अब जरा नोटिस करो, TB दरअसल में आगे आ रहा है। TB अगर आगे आ रहा है, TB0 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया।
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने जैसे ही ऐड करा सॉल्वेंट के अंदर और सोल्यूशन बना, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। इसी फिनोमेना को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल है। देखो, अगर आपने वाटर के अंदर डाली शुगर, तो शुगर का भाई साहब अब हर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कम हो गया। मान लो पहले प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 0.5 था और सराउंडिंग उसके ऊपर प्रेशर लगा रही थी 1 atm। अब जैसे इस वाटर में मैं डालूंगा एक शुगर, जितना भी चाहूं शुगर डाली, शुगर डालते इसका वेपर प्रेशर और कम हो गया, मान लो 0.5 से 0.4 हो गया। तो अब इस सोल्यूशन को 1 atm तक अगर मेरे को लेकर जाना है तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बॉईल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ना पहले सेम टेम्परेचर पर हो रही थी। एटमॉस्फेयर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर लगा रहा था 1 atm, और वाटर का 30 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर था 0.5। इसी 30 डिग्री सेल्सियस में वाटर के अंदर हमने डाल दिया शुगर, तो इसी 30 डिग्री सेल्सियस पर ये 0.4 हो गया। अब यार 30 डिग्री सेल्सियस पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.4 है, तो 1 atm तक लेके जाने में जाहिर सी बात है 100 से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो 100 से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये बात हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं और ये बात लॉजिक से भी समझ सकते हैं। तो इसीलिए इस फिनोमेना को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और देखो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए जिम्मेदार क्या था? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते ही सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का कम हो जाना। और आपको पता है जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे वेपर प्रेशर उतना कम होगा, और वेपर प्रेशर जितना कम होता चला जाएगा उसे वापस से सराउंडिंग के प्रेशर तक लाने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इन सिंपल टर्म्स, जितना ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल, उतना ही ज्यादा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बीएमआई नोट मैं आपको बता रहा हूं। बीएमआई नोट ये है कि जितना हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, जितना ज्यादा हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, आपके नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यानी जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग ऐड करेंगे, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारे सॉल्यूशन का बढ़ता चला जाएगा। ये कौन सा वाला पॉइंट है? ये है बीएमआई वाला पॉइंट। और बीएमआई वाला पॉइंट अगर आपको ना पता हो तो इसका मतलब होता है ये है मेरे भाई एंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है ये आइडिया आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं फिलहाल, ठीक है। चलो, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। चलो, अब देखो, जितने ज्यादा पार्टिकल्स हम डालेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो गया। तो हमारे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है टीबी और प्योर सॉल्वेंट का है टीबी नॉट। और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्वेंट का या प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब इसी का मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं। कहानी कुछ ऐसी है, टीबी नॉट हम लोगों को पता है बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, और टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में हमने नॉन वोलेटाइल ही सॉल्यूट डाला है। और हमें एक बात पता है कि टीबी यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा टीबी नॉट से। इस इंफॉर्मेशन को मैं बॉक्स में डाल दे रहा हूं ताकि आपके पास जब नोट्स में ये चीज जाए ना तो आपको याद रहे कि मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, ये भूलना नहीं है आपको। तो यहां पर टीबी में जब हम लोग टीबी नॉट माइनस करते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी, जैसे मान लो टीबी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, जैसे वाटर ही ले लें तो वाटर का वैसे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। वाटर में आपने शुगर डाल दी, मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 101। तो 101 में से जब 100 आप माइनस करोगे तो वैल्यू बचेगी 1। तो ये जो 1 आ रहा है यही तो दरअसल में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। भाई हमारे प्योर सॉल्वेंट का, प्योर वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था, शुगर डालते ही ये 101 हो गया, तो एलिवेशन कितना हुआ? 1 डिग्री का। तो ये जो एलिवेशन आया है इसी को हम लोग बोलेंगे डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी दरअसल में इसे बोला जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो इसका मतलब है आपको दरअसल में बेटा डेल्टा टीबी निकालना है। अब देखो ये डेल्टा टीबी किसके बराबर आएगा? ये डेल्टा टीबी मैंने आपको बताया, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा टीबी माइनस टीबी नॉट बढ़ेगा। भाई मान लो शुगर को और मैं बढ़ा दूं तो हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट 101 से 102 हो जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, यानी डेल्टा टीबी की वैल्यू भी इतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो डेल्टा टीबी बढ़ेगा अगर मैंने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ाया, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तब बढ़ेगा जब नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बढ़ेंगे। तो मैथमेटिकली जो हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है
ये मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब सुनना मेरी बात, अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मुझे यहां पर दरअसल में इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लाना होगा। तो डेल्टा टीबी आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा केबी इनटू मोलालिटी। यहां पर जो केबी आया है इसे हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और ये ना लिक्विड की प्रॉपर्टी होता है। वाटर के लिए ये फिक्स रहेगा, अगर आपने बेंजीन ले ली तो बेंजीन के लिए फिक्स रहेगा, अगर आपने कोई और सॉल्वेंट लिया तो उस सॉल्वेंट के लिए ये फिक्स रहेगा। यानी दरअसल में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग एलिवेशन, ये जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है ये हमारे सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग रहेगा। अब m तो आपको पता है कि m दरअसल में यहां पे मोलालिटी है, बाकी डेल्टा टी भी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, केबी की यूनिट क्या आएगी? तो मोलालिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, तो आप डेल्टा टीबी को अपॉन में ले जाओगे मोलालिटी। तो डेल्टा टीबी चेंज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। तो डेल्टा टीबी की मोस्टली जो यूनिट होगी वो होगी एसआई यूनिट, जो आएगी वो आएगी केल्विन पर मोलल। ठीक है, केल्विन पर मोलल, क्योंकि मोलालिटी को आप मोलल भी बोलते हो, मोलालिटी की यूनिट को। ठीक है, केल्विन पर मोलल, या फिर आप बोल सकते हो केल्विन पर मोल पर केजी। ठीक है, केल्विन और अपॉन में आ जाएगा मोल पर केजी। तो ये आ जाएगी हमारी केबी की यूनिट। ये से अच्छे से याद रखिएगा, यूनिट ऑफ केबी क्या आने वाला है, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। यूनिट ऑफ केबी आएगा केल्विन, और इसके अपॉन में मोलालिटी पहुंचेगी, मोलालिटी की यूनिट है मोल पर केजी, तो अपॉन वाला केजी आ जाएगा न्यूमरेटर में पर, या सीधे बोल सकते हो केल्विन पर मोलल, आप ये भी बोल सकते हो। पर मोल अगर लगाना है तो आपको ये एक और ये लगाने की जरूरत नहीं, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, अब बाकी छोटी सी बात है, आपको मोलालिटी का एक एक्सपैंडेड फॉर्मूला भी पता है, तो आप चाहो तो उस फॉर्मूले को भी इस्तेमाल करके अपने फॉर्मूले को और बेटर बना सकते हो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का एक और बेटर फॉर्मूला जो आप बना सकते हो वो ये बना सकते हो कि डेल्टा टीबी एक्चुअल में केबी इनटू मोलालिटी है, और मोलालिटी को आप लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट, यूजली ग्राम में गिवन होता है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। साथ में आप मास करोगे, मल्टीप्लाई करोगे मास ऑफ सॉल्वेंट से, ये आप ग्राम में लोगे, और ओवरऑल इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से। तो ये भी डेल्टा टीबी का एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है जो आपको बहुत काम आएगा, इसे अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई एम प्रीटी मच श्योर इस फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। बाकी इस फॉर्मूले में नोटिस करो, हम बहुत सारे टर्म्स को यहां पर आपस में रिलेट कर रहे हैं। अब इनमें से अगर एक भी वैल्यू अननोन है पर बाकी सारी नोन है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उस अननोन वैल्यू को निकाला जा सकता है। और आपसे जब न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो आपको ना लैंग्वेज में इतना लंबा कच्चा चिट्टा जब दिया जाएगा तो उसमें थोड़ी थोड़ी जगहों पर इन्हीं एलिमेंट्स की या इन्हीं पर्टिकुलर टर्म्स की वैल्यू दे रखी होगी, और इन्हीं में से कोई ना कोई एक टर्म आपको इवेल्युएट करना होगा। अब वो डायरेक्टली हो सकता है इवेल्युएट करना पड़े या इवेल्युएट करके कहीं और इस्तेमाल करना पड़े, इसी आइडिया पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनकर आएंगे। तो इसीलिए रीडिंग स्किल आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप ना कॉन्सेप्ट को रीड करके, क्वेश्चन को रीड करके समझ जाओ कि आपसे क्या इंफॉर्मेशन पूछी गई है, आप कौन सा कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई करोगे, और अगर कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में कोई फॉर्मुला यूटिलाइज करना है तो वो फॉर्मुला कौन सा होगा। ये चीज आपको बहुत कमांड करनी है, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं यार, कंटेंट का एक्सेस सब जगह है। ठीक है, और हो सकता है कि अगर आपको कंटेंट सारा मिल चुका है बट फिर भी अगर हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसके पीछे हो सकता है कोई और फंडामेंटल रीजन हो, जैसे हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। अगर प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो कौन सा कॉन्सेप्ट वहां पे लगाना है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। इन सारी चीजों पर मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में और सारे लेक्चर्स में धीरे धीरे आपको हेल्प करता रहूंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच होती रहे। ठीक है, चलो फिलहाल इस फॉर्मूले को भाई नोट डाउन कर लो, क्योंकि यार ये जो वाइड स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है ये आपके नोट्स में पीडीएफ फॉर्म में नहीं आ पाएगा, क्योंकि बाकी जो पीपीटी में जितनी भी चीजें हैं वो आपको नोट्स के फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। कहां मिलेंगी पीडीएफ फॉर्म में? भाई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। बाकी हमारे ऐप पर बहुत सारा फ्री कंटेंट और ऐसे पीडीएफ्स, ऐसी पीपीटीज के नोट्स पहले से आपके लिए अवेलेबल है, वहां से आप उस ऐप को डाउनलोड करो। ऐप का डिस्क्रिप्शन भी, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से डाउनलोड करो, जम के पढ़ाई करो, जम के प्रैक्टिस करो। कमेंट्स में अगर डाउट्स हो तो मेरे को बता दो, डाउट्स मतलब जो भी अगर डाउट्स होंगे, अगर बहुत सारे उस पर लाइक्स आए और वो डाउट फिर मैं कंसल्ट कर लूंगा आपके साथ, ताकि आपके वो डाउट भी रिजॉल्व होते रहे मेरे भाई। ठीक है, चलो, और डाउट रिजॉल्व करना भी ना उन्हीं 2-3 चीजों में से एक बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारे मार्क्स को इंप्रूव करेगी।
ठीक है, देखो मैं बता दूं कंटेंट एक्सेसिबल है, ये बात मैं इतनी बार बोल चुका हूं, अब तक आपके दिमाग में बैठ गई है। किस चीज पे काम करना है? रीडिंग स्किल पे बहुत तगड़ा काम करना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन के सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना, रीडिंग स्किल पे कमांड करना, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, फिगर में दी हुई इंफॉर्मेशन को अच्छे से एक्सट्रैक्ट करना, क्या होता है, क्या गिवन है, ये सब अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और तीसरा पर्टिकुलर यही हो गया, कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है आपको। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिस करके ही सीखेंगे, तो प्रैक्टिस जम के करनी है। और इसमें डाउट डिस्कशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक आपको प्रॉब्लम दे रहा है, ये डाउट आया है, तो वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर उसे कंसल्ट करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे लोग ना जिनके वो कॉमन डाउट्स, अरे जम के उस पर लाइक कर दो, या और वही सेम डाउट आप बार बार रिपीट कर दो, हमारी नजर जाएगी, तो डेफिनेटली आपके डाउट को रिजॉल्व करने के लिए हम उस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, चलो फिलहाल अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, ये आइडिया तो पकड़ में आ गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। तो मैं यहां पर फॉर्मुला दोबारा से लिख देता हूं और सारी चीजें मेंशन कर देता हूं प्रॉपर्ली आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। डेल्टा टीबी दरअसल में आ गया केबी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी को मैंने एक्सपैंड करा तो मोलालिटी का फॉर्मूला आ गया मास ऑफ सल्यूट, ये हम लेंगे ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर ये हमने ग्राम में लिया तो 1000 से यहां पर मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। अदरवाइज इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा, मोलालिटी का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये केजी में ले लोगे आप, तो 1000 से कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन का। और याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट का लेना देना सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से नहीं है, सराउंडिंग के प्रेशर से है। किसी भी लिक्विड की सरफेस पे सराउंडिंग अगर कम प्रेशर डालेगी तो वो लिक्विड जल्दी बॉइल होगा। क्यों? क्योंकि अगर सराउंडिंग ही कम प्रेशर डाल रही है, ठीक है, मान लो सराउंडिंग का प्रेशर 0.7 एटीएम है और लिक्विड अभी जिस टेम्परेचर पर है वहां पर उसका वेपर प्रेशर 0.5 है, तो हमें इस 0.5 वाले प्रेशर को 0.7 तक लेके जाना है, तो लिक्विड को हीट करना पड़ेगा। हीट करोगे तो हीट करते करते उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर 0.7 के बराबर हो जाएगा तो ये लिक्विड बॉईल होने लगेगा। पर यही मान लो हमारा लिक्विड 0.5 पे था लेकिन सराउंडिंग का प्रेशर 2 एटीएम था, चलो पहले 1 एटीएम लेते, पहले 1 एटीएम था, तो अब हमें ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, और अगर 2 एटीएम हो गया तो और हीट करना पड़ेगा। यानी सराउंडिंग जितना ज्यादा प्रेशर डालेगी लिक्विड को बॉईल करने के लिए उतना ज्यादा आपको टेम्परेचर पहुंचाना पड़ेगा, और सराउंडिंग जितना कम प्रेशर डालेगी लिक्विड को बॉईल करना उतना ही ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आई एम वेरी मच श्योर मैंने ये बात आपको एकदम फंडा लेवल पर समझा दी है, ये चीज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से घर कर गई है। चलो अब अगर इस चीज का इंट्यूशन आपको समझ में आ गया तो ना इसी आइडिया पर बेस एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। आप अगर बॉइलिंग पॉइंट को समझ गए तो ना इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो आई एम प्रीटी मच श्योर आप बड़े आराम से कर लोगे। चलो क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रेशर कुकर रिड्यूस कर देता है कुकिंग टाइम फॉर फूड। प्रेशर कुकर के अंदर अगर हम लोग कुकिंग करते हैं तो ना कुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है। अब इसके पीछे रीजन पूछा गया ऐसा क्यों होता है। 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है हीट इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कुकिंग स्पेस, यानी प्रेशर कुकर के अंदर अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो हीट ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी फूड आर्टिकल्स के लिए। ओपन कंटेनर में इतने अच्छे से हीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, ऐसी बात लिखी है। दूसरा कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन कुकिंग इज इंक्रीज्ड। प्रेशर कुकर की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिस वाटर के अंदर आप कुकिंग कर रहे हो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है द हायर प्रेशर इनसाइड द कुकर क्रशेस द फूड। ठीक है, मतलब प्रेशर कुकर की वजह से हायर प्रेशर लगेगा, हाई प्रेशर लगेगा फूड पार्टिकल्स के ऊपर, तो फूड आलू रखा है, गाजर रखा है, कुछ भी रखा है, वो जल्दी क्रश हो जाएगा, क्रश हो जाएगा तो जल्दी टूट जाएगा, टूट जाएगा तो जल्दी कुक हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन ये बोल रहा है। फोर्थ कह रहा है कुकिंग इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस हेल्प राइज इन टेम्परेचर। भाई हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ता है, तो केमिकल रिएक्शन रेट बढ़ रहा है तो कुकिंग क्योंकि केमिकल चेंज है तो वो भी बढ़ जाएगा। तो भाई ये बात सुनने में काफी सही लग रही है, लेकिन ना हमें किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दे रखे हैं और कभी भी आपको ऐसा लगे कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है पर वो सिंगल चॉइस करेक्ट है, तो आपको ना मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देना उस कंडीशन का, यहीं पर आपको अपना दिमाग लगाना है। तो यहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ये वाला नहीं, यहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है बी पार्ट। कैसे आया ये बी पार्ट आंसर, लेट मी टेल यू। देखो
हम लोग कुकिंग जब करते हैं नॉर्मली वाटर का इस्तेमाल करते हैं फूड आर्टिकल्स को कुक करने के लिए। हम लोग सीधे फूड आर्टिकल को हीट नहीं देते, हम वाटर को हीट देते हैं। वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और वाटर के अंदर वो फूड आर्टिकल पड़े होते हैं, पोटैटो पड़ा होता है, कुछ और पड़ा होता है, तो वो फूड पार्टिकल्स या वो फूड आर्टिकल्स वाटर से हीट विड्रॉ करते हैं। और हमें पता है हीट का ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। तो जरा सोचो, अगर आप खुले बर्तन में खाना पकाओगे पानी के अंदर, तो खुले बर्तन में पानी का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा कितना जा पाएगा? अगर हम सराउंडिंग प्रेशर पे खुले बर्तन के अंदर पानी को गर्म करें, तो सराउंडिंग अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक ही रीच करेगा। याद करो सबसे पहला वाला वीडियो, ये वाला। इस पर्टिकुलर कंटेनर में वाटर ओपन स्पेस में रखा हुआ था, तो इसका ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में वाटर का कितना था? 100। और इसके बाद लिक्विड बॉईल होने लगा। तो जब लिक्विड बॉईल होता है तो टेम्परेचर अब चेंज होना बंद हो जाएगा, यानी इस वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच सकता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर जो फूड आर्टिकल पड़े हैं जो इसके साथ कॉन्टैक्ट में है, वो भी हीट सिर्फ किससे ले रहे होंगे? 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से। पर उसी का उल्टा जरा सोचो, अगर मैं इस कंटेनर को बंद कर देता, जैसे कि प्रेशर कुकर में हम लोग करते हैं, तो प्रेशर कुकर में जैसे हम कंटेनर को बंद करेंगे, तो जब वाटर की वेपर यहां ऊपर इकट्ठा होंगी, और ऊपर से पहले एटमॉस्फेयर भी इकट्ठा है, तो एटमॉस्फेयर 1 atm का प्रेशर लगा रहा था पहले से ही, और जब वाटर की वेपर और इकट्ठा हो जाएंगी तो ज्यादा गैस हो जाएगी। ज्यादा गैस अब बचे हुए लिक्विड पे ज्यादा प्रेशर लगाएगी। बचे हुए लिक्विड पे, मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, जब ये लिक्विड इवेपोरेट होगा तो इसकी गैस ऊपर इकट्ठा हो जाएगी। अगर ओपन है तो भाई वो एटमॉस्फेयर में चली गई, लेकिन अगर कंटेनर बंद है प्रेशर कुकर की तरह, तो वो यहीं पर एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स हो जाएगी, और गैस का अमाउंट अगर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो धीरे धीरे प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बिल्ड होने लगेगा, ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। और जैसे ही लिक्विड, बचे हुए लिक्विड के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो अब बचे हुए लिक्विड के ऊपर अगर प्रेशर बढ़ रहा है, तो वही वाली बात होगी कि प्रेशर अगर सराउंडिंग का बढ़ा, तो अब लिक्विड को अपना वेपर प्रेशर सराउंडिंग के प्रेशर तक ले जाने के लिए और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ जाने की वजह से वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से भी हाई टेम्परेचर तक चला जाता है। यहां पर 100 डिग्री के ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, और सराउंडिंग अभी कितना प्रेशर लगा रही है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे ही दोनों का वेपर प्रेशर, जैसे ही लिक्विड का वेपर प्रेशर सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर आएगा, दोनों, हमारा जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाएगा और वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे इसका टेम्परेचर और बढ़ाना है तो मुझे सराउंडिंग का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो सराउंडिंग का प्रेशर बढ़ा, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर बढ़ा, तो लिक्विड का टेम्परेचर और ज्यादा ऊपर तक जा सकता है बॉईल होने के लिए। तो यानी प्रेशर कुकर के अंदर जो वाटर है वो और हाई टेम्परेचर पर बॉईल होगा, यानी जो लिक्विड है, जो वाटर है प्रेशर कुकर के अंदर, ये ना 100 के ऊपर टेम्परेचर तक भी लिक्विड बना रह सकता है, 120 तक, 140 तक, 150, 170 तक। और इतने हाई टेम्परेचर तक अगर वाटर लिक्विड बना रहेगा और इसके अंदर कोई सब्जी पड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है सब्जी हाई टेम्परेचर के वाटर के साथ कुक हो रही है, तो हाई टेम्परेचर का वाटर ज्यादा हीट सप्लाई करेगा, ज्यादा हीट सप्लाई करेगा तो कुकिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रेशर कुकर के अंदर कुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है। और इसीलिए ना आप पहाड़ी इलाकों में अगर जाएं और खुले में कुकिंग करें तो कुकिंग में बहुत टाइम आपका इन्वेस्ट हो जाता है। क्यों? समस्या वही है, पहाड़ी इलाकों का मतलब है आप हाइट पर हो, एल्टीट्यूड पर हो, ठीक है। तो अगर आप एल्टीट्यूड पर हो तो होगा क्या? अगर आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पर हो तो समस्या क्या होगी? वहां पर एटमॉस्फेयर कम है, एटमॉस्फेयर कम है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी कम है। तो हाई एल्टीट्यूड्स पर, पहाड़ों पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर 0.7 atm तक ही होता है। तो अगर वेपर प्रेशर, अगर सराउंडिंग का प्रेशर ही 0.7 atm है, तो लिक्विड जो हमारा वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर ही उसका वेपर प्रेशर 0.7 atm के बराबर हो जाएगा। एक बात याद रखना, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर 1 atm होता है। अब सराउंडिंग का प्रेशर तो 0.7 atm है पहाड़ों पर, तो यानी वाटर का वेपर प्रेशर जब 0.7 atm होगा तभी वो बॉईल होने लगेगा, और 0.7 तो 100 से पहले ही आ जाएगा, ठीक है, कह सकते हो 60-70 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। यानी पहाड़ों पर अगर खुले बर्तन में हम पानी को उबाल रहे हैं तो वो पानी 60-70 डिग्री पर ही बॉईल होने लगेगा। अब आपने पहाड़ों पर डाल दी उसमें मैगी, भाई ठीक है, पहाड़ों की मैगी का तो मजा ही अलग होता है। अब आपने वहां पर डाल दी मैगी, अब मैगी सिर्फ कितने टेम्परेचर के पानी में कुक हो रही है? 60 डिग्री, 70 डिग्री पर। वही हमारे घरों में कितने पर कुक होती है? 100 डिग्री पर। तो कहने को तो हमारे घर में हो सकता है 2 मिनट में कुक हो जाए, वहां पे तो 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा। हालांकि मैगी कहीं पर भी 2 मिनट में कुक नहीं होती, लेकिन पहाड़ों पर तो पक्का और ज्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा मेरे भाई। तो आई होप ये आइडिया आप कोरिलेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए प्रेशर कुकर में कुकिंग का टाइम कम हो जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर एक्चुअल में जब बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा।
100 से 150 170 तक, और हाई टेम्परेचर के लिक्विड के अंदर, हाई टेम्परेचर के वाटर के अंदर अगर आप फूड आर्टिकल्स को बॉईल करोगे तो वो आसानी से क्या हो जाएंगे, मतलब जल्दी कुक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो मुझे उम्मीद है आपको बॉइलिंग पॉइंट की इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल में दी जा चुका है। अब बात करते हैं मेरे भाई एक न्यूमेरिकल की। नन्ना मुन्ना सा न्यूमेरिकल है ताकि आप फॉर्मूले के साथ कंफर्टेबल हो पाओ, बाकी अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग आने वाले टाइम में प्रैक्टिस करेंगे, पहले इस पे कमांड करना है। ठीक है, चलो। और एक बात बता दूं, अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में आया, फॉर्मूला समझ में आया, न्यूमेरिकल पक्का हो जाएगा। बस आपकी, मैं फिर से बोल रहा हूं, रीडिंग स्किल, फिगर्स को अंडरस्टैंड करने की स्किल अगर स्ट्रांग है और आप पढ़ के समझ पा रहे हो कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ट्रस्ट मी आप न्यूमेरिकल्स को बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे और अपने एग्जाम में पक्का बहुत अच्छे से एस करोगे मेरे भाई। चलो फिलहाल आगे बात करते हैं। यहां पर हमसे क्या बोल रहा है, हमसे यहां पर ये बोल रहा है 0.15 ग्राम सल्यूट हमने लिया, अगर दिया नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे नॉन वोलेटाइल सल्यूट ही है, और उसे 15 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हमने डिसॉल्व करा, और ठीक है, ये जो सॉल्वेंट है इज बॉइल्ड एट अ टेम्परेचर हायर बाई 0.216 डिग्री सेल्सियस। यानी जब हमने सॉल्वेंट के अंदर ये सल्यूट डाला तो हमारा सॉल्वेंट नॉर्मल या प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में 0.216 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है। यानी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डेल्टा टीबी कितने हाई टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है, 0.216 डिग्री सेल्सियस, यानी बॉइलिंग पॉइंट कितनी वैल्यू से एलिवेट हुआ है, 0.216 डिग्री सेल्सियस से। और हमने मास ऑफ सल्यूट कितना लिया है, मास ऑफ सल्यूट हमने लिया है 0.15 ग्राम। अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास 15 ग्राम। कह रहा है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस हमें फाइंड करना है, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस के लिए 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इन चारों में से कोई एक सही है। एक एक्स्ट्रा चीज दे रखी है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमें नहीं पता, लेकिन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब है हमें इसका केबी गिवन है, और केबी गिवन है 2.16 डिग्री सेल्सियस, और हमें फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, यानी मोलर मास ऑफ सल्यूट अगर हमें फाइंड करना है तो बस मोलर मास फाइंड आउट करना। ये सारा डेटा हमें गिवन है, तो ये सारा डेटा और मोलर मास किस फॉर्मूले में आपस में रिलेट होता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। डेल्टा टीबी का जो पूरा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में रिलेट होगा, तो हम लोग उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर। तो हम लोग सीधे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा टीबी हो जाएगा केबी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी की जगह रखेंगे मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। सारी वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा टीबी 0.216 केबी हमें दिया है 1.6 इंटू मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट हमें कितना गिवन है, तो मास ऑफ सल्यूट हमें गिवन है 0.15 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट हमें फाइंड आउट करना है इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है 15 ग्राम। अब अगर ये ग्राम में गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मैं इसको सॉल्व कर लूं, मतलब ये तो सॉल्व आप खरीद लोगे खैर, ठीक है, और आंसर निकालोगे मोलर मास सल्यूट का। अभी हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बताऊं, अगर आप इस क्वेश्चन को ना अपने आप सॉल्व कर रहे होगे, मतलब वीडियो आपने हो सकता है पॉज करा और आप खुद सॉल्व कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो जब आपने खुद डेटा कलेक्ट करा होगा तो आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि ये जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट है ये कुछ अलग दे रखी है। मैंने आपको बताई थी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की जो यूनिट आएगी यहाँ डिग्री सेल्सियस दे रखी है, ठीक है, वो आती है केल्विन केजी पर मोल या केल्विन पर मोलर। चलो केल्विन भले चाहे ऐसा यूनिट है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर की यूनिट है, ठीक है आ गया, लेकिन मोलालिटी की यूनिट नहीं दे रखी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना खुद इन्होंने बोल दिया आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकाल रहे हो, इन्होंने ये नहीं बोला कि आप केबी निकाल रहे हो। भाई जब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आप बोल रहे हो यानी आप खुद डिफाइन कर रहे हो कि आप 1 मोल के लिए एलिवेशन कांस्टेंट निकाल रहे हो, यानी मोलर जो यूनिट है वो अपने आप इसके अंदर इन्वॉल्व है। यहाँ पर यहाँ मोल लगा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर बताने की जरूरत है आपको, तो आपने सिर्फ टेम्परेचर बता दिया, तो ये बिल्कुल सही यूनिट के साथ गिवन है। तो अगर आपके मन में ये थॉट आया था कि यार यूनिट गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ अगर केएफ लिखोगे तो आपको बताना पड़ेगा आप 1 मोल के लिए निकाल रहे हो, लेकिन अगर आप पूरा लिख ही रहे हो कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकाल रहे हो तो इसका मतलब आप 1 मोल के लिए निकाल रहे हो, 1 मोलर सोल्यूशन के लिए निकाल रहे हो, तो आपको बस मोलर सोल्यूशन के लिए आपने बता दिया इतने टेम्परेचर से आ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अब कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। कैलकुलेशन तो मेरे भाई अब आप लोगों के लिए हलवा है, बुद्धि बस लगानी है, जो चीजें कट पिट रही हैं उन्हें आराम से काटे पीटेंगे। तो मोलर मास ऑफ सल्यूट हम लोगों को निकालना है। मोलर मास ऑफ सल्यूट के लिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2.16 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.15, डिवाइड में आएगा
0.216, साथ में मल्टीप्लाई में आएगा 15 और साथ में यहाँ पर आएगा 1000। अब देखो डेसिमल हटाया तो नीचे 2 जीरो आ गए, 15 से 15 कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। डेसिमल हटाया तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से 10 बचा, यहाँ से 10 बचा, 10 इंटू 10 100 और 216 से 216 कैंसिल आउट। ओवरऑल आंसर आ गया 100। मोलर मास ऑफ सल्यूट आ गया हमारा 100। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है मेरे भाई। तो रिक्वायर्ड आंसर हमें क्या दे रखा है 100, जो कि हमारा कौन सा पार्ट है, डी पार्ट। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो मुझे उम्मीद है आपको ये समझा पाया है कि इस फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल करना है। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आने वाले टाइम में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और भाई अगर आप और जम के प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ तो थोड़ा सा प्यार दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे भी आपके मतलब जब आप ना वीडियो पे कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसा और बेहतरीन कंटेंट लाया जाए जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो भाई आई होप आप ऐसा जरूर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे कोई नया वीडियो आए आप तक वो पहुंच जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन करने में, अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करिए। और मैं आपको इस तरह से चीज़ें बताऊंगा कि सेम चीज़ आपके स्कूल एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगी और आप थोड़ा सा उसमें बस प्रैक्टिस और करेंगे तो वही चीज़ आपको जेई और नीट में भी हेल्प कर जाएगी। मतलब आपको दो अलग अलग जगह पे लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने देखा ना, कुछ बच्चे होते हैं वो यार जेई वाला लेक्चर भी अलग देख रहे हैं, नीट वाला मतलब अगर वो नीट की प्रिपरेशन करे तो नीट का लेक्चर अलग देख रहे हैं और स्कूल के लिए अलग देख रहे हैं। तो आप इतना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हो कि आप परेशान हो जाओगे, आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा। और जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे मेरे भाई, ट्रस्ट मी हमारे अंदर हमें मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आप अपनी गलतियां पहचानते हो और गलतियों को पहचान के गलतियों के साथ काम करना है। और ये गलतियां आप मेरे तक पहुंचा सकते हो कमेंट कर करके। कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट करिए, ठीक है। हमें मेरा मतलब इंस्टाग्राम हैंडल है केमिस्ट्री कक्षा करके, आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम मेरे को बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, ठीक है। आपके साथ कॉन्टैक्ट करा जाएगा ताकि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। हम हर स्टूडेंट की हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। तो भाई अगर ऐसी कोई भी इशू है तो आप ज़रूर हमें अलग अलग चैनल्स पे फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आपके क्या इश्यूज़ हैं, या आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाहते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी मेरे भाई आई होप आज की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आज के लेक्चर में इतने ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन। भाई जम के पढ़ाई करते रहिए, जम के रिविजन करते रहिए एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।